हेमंत सोरेन और स्टीफन मरांडी ने रविंद्रनाथ महतो के पिता के निधन पर जताया शोक। झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नाला विधायक रविंद्रनाथ महतो के पिता के निधन की खबर के बाद अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ट्वीट करते हुए लिखा कि झामुमो के वरिष्ठ नेता और नाला से विधायक रविंद्रनाथ महतो के पिता आदरणीय श्री गोलक बिहारी महतो जी के निधन की दुखद सूचना मिली। मरणोपरांत दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिजनों को दुख की यह विषम घड़ी सहन करने की शक्ति और साहस थे। इसके साथ ही झारखंड विधानसभा प्रोफेसर स्टीफन मरांडी ने विधानसभा सदस्य रविंद्रनाथ महतो के पिता गोलक बिहारी महतो के देहांत पर शोक प्रकट किए हैं। वे 87 वर्ष के थे। उनका स्वर्गवास आज सुबह 7:30 बजे हुआ। कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि मैं प्रार्थना करता हूं कि इस दुख की घड़ी में ईश्वर उनके परिजनों को संबल प्रदान करें और दिवंगत आत्मा को शांति दे। सुदेश महतो के नेतृत्व में आज सुबह की समीक्षा बैठक। झारखंड विधानसभा चुनाव में आज को मिली हार के बाद पार्टी कार्यालय में सुदेश महतो ने समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने पार्टी के प्रत्याशियों के साथ मिलकर मंथन किया। विधानसभा चुनाव में आज 10 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इस बैठक में मांडू के नवनिर्वाचित विधायक भी मौजूद थे। बैठक में सुदेश महतो ने कहा कि एनडीए में समन्वय की कमी के कारण हमें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। अगर एनडीए गठबंधन में चुनाव के दौरान बैठक होती तो शायद आज रिजल्ट कुछ और ही होता। आज इस बैठक में हमने उन सभी मुद्दों पर पार्टी के संसदीय बोर्ड के सदस्यों और विधानसभा प्रत्याशियों के साथ समीक्षा बैठक की है। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव में झारखंड की जनता ने जिस जनादेश के साथ इंडिया गठबंधन को जीत दिलाई है, उसके लिए मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो भी वादे उन्होंने किए वो सिर्फ वादे न रहे। चुनाव में के दौरान कई बार ऐसा होता है कि पार्टी जनता को लुभाने के लिए वादे करती है लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पाती। आगे उन्होंने कहा कि जिस उम्मीद के साथ हम चुनाव में आए उसमें पूर्णतः सफलता नहीं मिलने के लिए हमने समीक्षा की, काफ़ी चर्चाएं भी की। हम अपने वोटरों को एकजुट नहीं कर पाए। इस चुनाव के मुद्दे में कहीं ना कहीं चूक हुई है। समन्वय जो गठबंधन के साथ बनाना था, जो कि नहीं बन पाया, वह भी हार का एक कारण निकल कर आया है। कहीं कहीं इन सब चीज़ों में सरकारी महकमे का भी असर दिखा। गुमला के जंगल में लकड़ी चुन रही महिला पर भालुओं का हमला, हालत गंभीर। गुमला जिले के बिशुनपुर थाना क्षेत्र के चापाटोली निवासी 40 वर्षीय कोको देवी पर 2 भालुओं ने अचानक हमला कर दिया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला का सदर अस्पताल गुमला में इलाज चल रहा है। रविवार की सुबह वह अपने बेटे के साथ लकड़ी चुनने जंगल गई थी। इसी दौरान भालुओं ने उस पर हमला कर दिया। वन विभाग की ओर से 10,000 की आर्थिक मदद दी गई है। भालू के हमले में घायल महिला की पुत्री अमिका कुमारी ने बताया कि आज सुबह उसकी मां और छोटा भाई सूखा लकड़ी लाने गांव से सटे जंगल में गए हुए थे, जहां अलग अलग स्थानों से सूखी लकड़ी ढूंढकर रख रहे थे। इसी दौरान मंजीरा फॉरेस्ट तालाब के ऊपर वाले हिस्से में उसकी मां लकड़ी चुन रही थी। तभी जंगल से 2 भालू अचानक आ गए और उसकी मां पर हमला कर दिया। काफ़ी देर उसकी मां भालुओं से जूझती रही। हल्ला गुल्ला करने के बाद भालू जंगल की तरफ भाग निकला। घटना की सूचना गांव वालों को दी गई। इसके बाद गांव वालों के सहयोग से मां को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिशुनपुर लाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद घायल की गंभीर स्थिति को देखते हुए सदर अस्पताल गुमला रेफर कर दिया गया। चिकित्सकों ने बताया कि भालू ने अपने पंजे से महिला के सिर, चेहरा और पैर पर हमला किया है। इससे महिला जख्मी हो गई। उसका तत्काल इलाज चल रहा है। खबर मिलते ही बनारी रेंज के फॉरेस्ट किशोर कुमार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और घायल महिला को इलाज के लिए तत्काल 10,000 रुपये कैश पीड़िता की पुत्री अमिका कुमारी के हाथों में देते हुए कहा कि आगे प्रक्रिया के अनुसार विभागीय मदद की जाएगी। गिरिडीह में बिजली विभाग का फर्जी अधिकारी बनकर लोगों से ठगी करने वाले 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार। गिरिडीह साइबर पुलिस ने बिजली विभाग का फर्जी अधिकारी बनकर लोगों को ठगने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक गिरिडीह को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि गांडेय थाना क्षेत्र के डाक बंगला मुख्य सड़क के किनारे कुछ साइबर अपराधी अपराध कर रहे हैं। सूचना के आधार पर साइबर थाना गिरिडीह से पोनी गुंजन कुमार, संजय मुखियार, गांडेय थाना प्रभारी आनंद प्रकाश सिंह एवं सशस्त्र बल के सहयोग से छापेमारी की गई। इसमें 3 साइबर अपराधियों को ग्राम अहरडी डाक बंगला मुख्य सड़क के किनारे से गिरफ्तार किया गया। तीनों अभियुक्तों के पास से 3 मोबाइल फोन, 3 सिम कार्ड और 1 स्कॉर्पियो S11 बरामद की गई। गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि फोन कॉलिंग कर बिजली विभाग का फर्जी अधिकारी बनकर बकाया बिजली बिल का भुगतान करने के लिए कहते थे, फिर बिजली का कनेक्शन काटने का बात कहकर डराते थे।
उसके बाद लोगों को झांसे में लेकर ठगी करते थे। मुख्यमंत्री ने कहा, जल्द लोगों को देंगे रोजगार। राज्य में नई सरकार ने बागडोर संभाल ली है। अब रोजगार और नौकरियां तेजी से लोगों तक पहुंचेंगी। उक्त बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा। वह मुख्यमंत्री आवास में शनिवार को विभिन्न जिलों से पहुंची पोषण सखी दीदियों को संबोधित कर रहे थे। पोषण सखी दीदियों ने हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन को बधाई देते हुए फूलमालाओं से लाद दिया। पिछले कार्यकाल में राज्य सरकार द्वारा पोषण सखी को पुनर्बहाली के निर्णय पर हर्ष जताते हुए मुख्यमंत्री के प्रति पोषण सखी दीदियों ने आभार व्यक्त करते हुए उनका अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने पोषण सखी दीदियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार आपके हक व अधिकार को पूरा करने के लिए प्रयासरत है। आप सभी पोषण सखी दीदियों ने सरकार की आंख, नाक और कान बनकर साथ दिया है। सरकारी योजनाओं में आप लोगों ने बड़ी हिस्सेदारी निभाई। आप लोगों के सहयोग के बगैर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी बातें शायद नहीं पहुंच पाती। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हमारी नहीं, आप लोगों की सरकार है। विधायक कल्पना सोरेन ने पोषण सखियों को संबोधित करते हुए कहा कि 2024 के विधानसभा चुनाव में पोषण सखी दीदियों की भूमिका अहम थी, जब केंद्र सरकार ने हजारों पोषण सखियों की योजना को बंद कर दिया और अपने हिस्से की आधी राशि देने से इनकार कर दिया। बाबूलाल मरंडी ने कहा, मैया सम्मान योजना को लेकर ब्लॉक का चक्कर लगाने को मजबूर है महिलाएं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरंडी ने मैया सम्मान योजना को लेकर एक बार फिर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हजारीबाग जिले सहित पूरे झारखंड में महिलाएं मैया सम्मान योजना के तहत मिलने वाली राशि के लिए अंचल कार्यालयों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि 18 से 50 वर्ष तक की विधवा, आर्थिक रूप से कमजोर और असहाय महिलाएं जो इस योजना के अंतर्गत आती है, उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है। कई महिलाओं ने 4 से 5 बार आवेदन किया, लेकिन फिर भी उनके खातों में सम्मान राशि जमा नहीं हुई है। योजना के तहत प्रति माह 2500 रुपये देने का प्रावधान है, लेकिन अधिकांश महिलाओं को राशि मिलना तो दूर, आवेदन स्वीकृति की स्थिति तक स्पष्ट नहीं है। इससे झारखंड की माताएं बहनें परेशान हो रही हैं। कई मामलों में फॉर्म भरने और आवश्यक दस्तावेज देने के बावजूद योजना का लाभ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि रामगढ़ जिले के करीब 30,000 महिलाओं को इस योजना की राशि अब तक नहीं मिली है। झारखंड विधानसभा का सत्र कल से। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार बनी सरकार का पहला विधानसभा सत्र 9 दिसंबर से शुरू होगा। 4 दिनों तक चलने वाले सत्र को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं अभी तक भाजपा विधायक दल के नेता चयन नहीं हुआ है। ऐसे में नई सरकार का पहला सत्र नेता प्रतिपक्ष के बिना होगा। 9 दिसंबर को सबसे पहले विधायक शपथ लेंगे। वहीं 10 दिसंबर को भी शेष विधायकों का शपथ ग्रहण व नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। 11 दिसंबर को राज्यपाल का अभिभाषण होगा। इसी दिन सरकार द्वितीय अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रखेगी। 12 दिसंबर को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद होगा व अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। सदन की तैयारियों को लेकर 8 दिसंबर को सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक रविवार को दिन के 3 बजे मुख्यमंत्री आवास पर होगी। इधर विधानसभा सत्र को लेकर 8 दिसंबर को भाजपा ने भी विधायकों की बैठक बुलाई है। बैठक प्रदेश भाजपा कार्यालय में शाम 7 बजे से होगी। इसकी अध्यक्षता प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरंडी करेंगे। धनवार व बरवाड़ी में खुलेंगे केंद्रीय विद्यालय। केंद्र सरकार ने देश में कुल 85 केंद्रीय विद्यालय खोलने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इनमें से 2 विद्यालय झारखंड में भी खुलेगा। गिरिडीह के धनवार व लातेहार के बरवाड़ी में विद्यालय की स्थापना की जाएगी। धनवार कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कोडरमा के सांसद केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने विद्यालय स्थापना की स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के प्रति आभार जताया है। उन्होंने कहा कि धनवार में विद्यालय की स्थापना को लेकर वे लगातार प्रयासरत थी। हजारीबाग जिले के बरकट्टा प्रखंड में 9 लोगों के खलियान में लगी आग, 5 लाख रुपए का नुकसान। बरकट्टा प्रखंड के तुइयों के एक खलियान में आग लग गई, जिससे वहां रखा धान जलकर नष्ट हो गया। हालांकि लोगों ने अपने स्तर से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुए। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आग ने देखते ही देखते 9 लोगों के खलियान को अपनी चपेट में ले लिया। इनमें तुइयो निवासी लगन प्रसाद, हीरालाल प्रसाद, राजकुमार ठाकुर प्रसाद, प्रकाश प्रसाद, विनय प्रसाद, डुगीलाल महतो, वसुदेव महतो, कामेश्वर प्रसाद के अलावा एक अन्य व्यक्ति का खलियान शामिल है। आग से लगभग 30 क्विंटल धान व पुआल जल गया। इसमें करीब 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है।
टाटीझरिया से मंदिर के समीप बिजली के शॉर्ट सर्किट से शनिवार को फागू यादव के खलिहान में आग लग गई, जिसमें खलिहान में रखे पुआल के कई बोझे जलकर राख हो गए। भुक्तभोगी किसान ने इस घटना के लिए बिजली विभाग को दोषी ठहरा दिया है। कहा है कि तार व पोल जर्जर है। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ से रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने रांची के 2 संदिग्धों को लिया हिरासत में। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और सांसद संजय सेठ से 50 लाख की रंगदारी मांगने के मामले में रांची और दिल्ली पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पुलिस ने रांची के इलाके से 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। इनसे धमकी से जुड़े हर पहलू पर पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक जांच में पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले हैं। झारखंड एटीएस, रांची पुलिस और दिल्ली पुलिस की टीमें इस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि फिलहाल मामले की जांच जारी है और जल्द ही पूरी सच्चाई सामने लाई जाएगी। बता दें कि केंद्रीय मंत्री संजय सेठ को धमकी भरा संदेश मिला था। इसमें 50 लाख रुपए की मांग की गई थी। पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। इसके बाद संजय सेठ ने दिल्ली पुलिस को इसकी जानकारी दी। दिल्ली के डीएसपी ने तुरंत इस मामले में जांच शुरू कर दी है। पीएलएफआई के आतंक से तंग आकर 30 गांव के लोगों ने एरिया कमांडर को मार गिराया। पश्चिमी सिंहभूम के नक्सल प्रभावित गुजरी इलाकों में पीएलएफआई के आतंक से तंग आकर 30 गांव के ग्रामीणों ने एरिया कमांडर मुड़ा टाइगर और उसके साथी को घेर कर मार डाला। यह घटना शुक्रवार को टोमडेल पंचायत के कुमाई जंगल के पास बताई जा रही है। मुड़ा टाइगर पर 2 लोगों की हत्या समेत कई गंभीर मामले दर्ज थे। सूत्रों के अनुसार ग्रामीणों ने मुड़ा टाइगर और उसके साथी के अलावा 4 अन्य उग्रवादियों को भी मार गिराया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। पुलिस ने घटनास्थल से 1 किलोमीटर दूर 4 थानों सोनुआ, आनंदपुर, गोयलकेरा और गुदरी की टीमों को तैनात किया है। जंगल की ओर से जाने वाले रास्ते पर पुलिस बल सतर्क है और लोगों को वहां जाने से रोका जा रहा है। 24 नवंबर को गुदरी गिरू गांव में रवितांती और कोटी के संसा टोपनों की हत्या के मामले में मोटा टाइगर पर केस दर्ज किया गया था। इसके अलावा 27 नवंबर को गोयलकेरा के भरडीहा बाजार में नमन लोमका की हत्या में भी उसका नाम आया था। वहीं सारुंडा गांव के एक व्यक्ति 2 सप्ताह से लापता है, जिसकी हत्या की आशंका जताई जा रही है। पीएलएफआई उग्रवादियों द्वारा वाहन चालकों और ग्रामीणों से लेवी वसूलने और डराने धमकाने की घटनाओं से तंग आकर ग्रामीणों ने सामूहिक अभियान चलाने का फैसला किया। दोराहे में शुक्रवार को आयोजित एक बैठक में आसपास के 30 गांवों के लोगों ने उग्रवादियों को सबक सिखाने की रणनीति बनाई। ग्रामीण पारंपरिक हथियारों के साथ जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों में घूमकर उग्रवादियों और उनके समर्थकों की तलाश कर रहे हैं। घटना के बाद इलाके में बाजार भी बंद है। वहीं पुलिस भी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। स्कूली बच्चों को लेकर पिकनिक के लिए खंडोली जा रहा वाहन पलटा। स्कूली बच्चों को लेकर पिकनिक के लिए खंडोली जा रहा वाहन पलट जाने की घटना में एक 9 वर्षीय छात्र घायल हो गया। घटना देवरी थाना क्षेत्र के पुरनी गड़िया गांव की है। गद्दीदीगी पंचायत के एक गांव में संचालित निजी स्कूल के बच्चों को खंडोली पर्यटन स्थल ले जाया जा रहा था। वाहन में 8-10 बच्चे सवार थे। कुछ अन्य बच्चों को लेने के लिए काटी दिग्घी जाने के क्रम में वाहन चतरो कटी दिग्घी सड़क पर पुरनीगुड़िया गांव के पास खेत में उतरकर पलट गया। घटना में जरियाबागी निवासी पंकज तिवारी का पुत्र प्रशांत तिवारी को पैर में चोट लगी। आसपास में मौजूद ग्रामीणों ने वाहन को सीधा कर सभी बच्चों को वाहन से सुरक्षित निकाल लिया गया। वहीं घायल प्रशांत का इलाज के लिए चतरो स्थित निजी चिकित्सा केंद्र में भर्ती करवाया गया है। मैया सम्मान योजना के लिए महिलाओं की लंबी कतार। धनबाद में मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए अंचल कार्यालयों में भीड़ लग रही है। शनिवार को धनबाद अंचल कार्यालय में महिलाओं की भारी भीड़ हुई। अंचल कार्यालय गेट से लेकर सड़क तक महिलाओं की लंबी कतार थी। कतार अव्यवस्थित होने के कारण हंगामा भी शुरू हो गया। महिलाओं में तो मैं होती रही, लेकिन लाइन में घुसने को लेकर खूबी को हल्ला हुआ। हालांकि पुलिस के पहुंचने के बाद महिलाएं शांत हुई। अंचल कार्यालय खुलने से पहले महिलाओं की कतार लग गई थी। शाम 5 बजे तक यहां लाइन लगी रही। लाइन में लगी महिलाओं ने बताया कि उन्हें शुरू में महिला सम्मान योजना का पैसा मिला, लेकिन दूसरे माह से खाता में पैसा नहीं आया। बड़ी संख्या में ऐसी महिलाएं भी थी जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन तो कर दिया, पर हार्ड कॉपी जमा नहीं हुई, इसलिए हार्ड कॉपी जमा कर अपडेट कराने पहुंची थी।
संताली भाषा में समाचार प्रसारित करेगा दूरदर्शन। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि दूरदर्शन एक सप्ताह में संताली भाषा में समाचार बुलेटिन शुरू करेगा। वैष्णव ने मयूरभंज जिले के कार्यक्रम में यह घोषणा की, जहां राष्ट्रपति ने परियोजनाओं की आधारशिला रखी। देश के पहले आदिवासी राष्ट्रपति मुर्मू संताल समुदाय से हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं में से एक संताली देश में 70 लाख से अधिक लोग बोलते हैं। उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा में संताली बोलने वालों की संख्या काफी है। इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए 30 व डिग्री कॉलेज के लिए 12.5 एकड़ भूमि चिन्हित। मुसाबरी प्रखंड के धोबनी मौजा में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय और राजकीय पॉलिटेक्निक निर्माण के लिए भवन निर्माण विभाग के जेई के नेतृत्व में कंसल्टेंसी प्रतिनिधि ने शनिवार को प्रस्तावित स्थल का अवलोकन किया। इस दौरान इंजीनियरिंग कॉलेज और डिग्री कॉलेज निर्माण के लिए अंचल कार्यालय ने भूमि चिन्हित की। इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए 30 एकड़ भूमि और डिग्री कॉलेज के लिए 12.5 एकड़ भूमि का प्रस्ताव है। भवन निर्माण विभाग के जेई एम के प्रधान और इंजीनियरिंग कॉलेज निर्माण के डीपीआर बनाने के लिए नियुक्त कंसल्टेंट राजहंस कंसल्टेंसी रांची के वरुण कुमार ने प्रस्तावित स्थल का भौतिक निरीक्षण किया। जानकारी के अनुसार अंचल कार्यालय के शरद चंद्र बेरा, राजस्व कर्मचारी दुर्गाचरण बॉयपाई और अंचल अमीन विशाल मंडी ने इंजीनियरिंग कॉलेज निर्माण के लिए 30 एकड़ भूमि की मापी की। कंसल्टेंट से इंजीनियरिंग कॉलेज के डीपीआर बनाया जाएगा। इंजीनियरिंग कॉलेज निर्माण के लिए निविदा की प्रक्रिया भी शुरू होगी। मौके पर प्रधान सोरेन, कान्हू सामंत, रामचंद्र मुर्मू, अर्जुन मांडी, सोमय टुडू, दामू महाली आदि उपस्थित थे। योगेंद्र प्रसाद ने कहा, अधिक कीमत पर शराब बेचने पर होगी कार्रवाई। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि राज्य में एमआरपी से अधिक कीमत पर शराब बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। श्री प्रसाद सोमवार को विभाग का कामकाज संभालेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से खुदरा दुकानों में शराब की बिक्री की जा रही है। ऐसे में अगर किसी दुकान में एमआरपी से अधिक कीमत पर शराब की बिक्री की शिकायत मिलती है तो इसके लिए जिम्मेदार कर्मचारी से लेकर पदाधिकारी तक पर कार्रवाई की जाएगी। श्री प्रसाद ने कहा कि पदभार ग्रहण करने के बाद वे विभागीय पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। विभाग का राजस्व बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। वर्तमान वित्तीय वर्ष में लक्ष्य के अनुरूप राजस्व की प्राप्ति नहीं होने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिलों में विभाग द्वारा तय राजस्व प्राप्त नहीं होने पर इसके लिए जिम्मेदार पदाधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। राज्य में अवैध शराब के कारोबार पर रोक लगाने के लिए भी कार्रवाई की जाएगी। राज्य में उत्पाद नीति में बदलाव के संबंध में पूछने पर श्री योगेंद्र प्रसाद ने बताया कि इस पर आवश्यकता के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विभाग में रिक्त पदों पर भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके लिए जल्द आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जाएगी। विभाग में पदाधिकारी से लेकर कर्मचारी तक के 1075 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 900 पद रिक्त पड़े हैं। पिकनिक स्पॉट पर शराब सेवन करते पकड़े गए तो होगी कार्रवाई। जमशेदपुर में पिकनिक स्पॉट पर शराब सेवन करते पकड़े जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहां की सुरक्षा व्यवस्था थानेदार सुनिश्चित करेंगे। वर्ष के अंत और नए वर्ष की शुरुआत में लोग पिकनिक स्पॉट पर जुटते हैं। ऐसे में पिकनिक मनाने पहुंचे लोगों के साथ कोई दुर्व्यवहार न हो, इसका ख्याल रखा जाएगा। उक्त निर्देश शनिवार को समाहरणालय में मासिक अपराध समीक्षा के दौरान जिला के पुलिस कप्तान एसएसपी किशोर कौशल ने दिया। एसएसपी ने कहा कि वाहन चोरी, छिनतई, चोरी और मादक पदार्थ की तस्करी के लिए डीएसपी स्तर पर टीम गठन किया गया है। सभी थाना प्रभारी अपने क्षेत्र में ड्रग्स पेडलर के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। वहीं सड़क सुरक्षा को लेकर सड़क दुर्घटना की जानकारी 2 दिनों के अंदर IRAD व ADAR ऐप पर अपलोड करेंगे। इसके अलावा सभी थाना प्रभार अपने क्षेत्र में समय व स्थल बदलकर एंटी क्राइम चेकिंग करेंगे। बैठक के पश्चात एसएसपी ने विधानसभा चुनाव में बेहतर कार्य करने वाले पुलिस पदाधिकारी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर सिटी एसपी कुमार शिवाशीष, ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग समेत सभी डीएसपी व थाना प्रभारी मौजूद थे।